हेलो एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? ठीक है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, है ना। और अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया हो गया हो, है ना, कि कैसे करते हैं, तो आपको इसमें हमारे पास दो पार्ट्स थे, है कि नहीं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई प्लस क्यू इक्वल टू क्यू, इक्वल टू क्यू, है ना। और इसमें क्या होगा, P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और इसका जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना, तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली क्या लिख पाते हैं। देखो, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल के आपको दिखा रहा हूं। क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, है कि नहीं, प्लस एक c ऐड कर देंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला पार्ट हो गया। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन ये बता पाओगे, है कि नहीं। तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू इस केस में क्या होगी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, इसी में दूसरा पार्ट भी होता है, dy बाई डी एक्स, dx बाई dy। ठीक ना, इसी में दूसरा पार्ट होता है dx बाई dy। तो dx बाई dy प्लस p ऑफ x इक्वल टू q। यहां पे ध्यान देना है हमें कि अगर dy बाई dx होता है ना, तो सेकेंड टर्म में क्या आता है, p का टर्म y का टर्म आता है। ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ पे y था तो यहाँ पे क्या है, y होना चाहिए। यहाँ अगर x है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। दिख रहा है आपको? तो इस चीज का ध्यान रखना, यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। और इस वाले पर्टिकुलर केस में dy बाई dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p एंड q क्या होगा, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली। ठीक है, ये सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए, तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। और इसका अगर हमें सॉल्यूशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस है, बस x की जगह पे y रिप्लेस करना है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब हमारा y का फंक्शन है। तो ये हमारा इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप क्या लिखोगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। ठीक है, तो ये दो पार्ट होता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब लीनियर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं तो इस दोनों में से कोई सा भी एक तरीका यूज हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है ये इस वाले पार्ट में होना चाहिए, है कि नहीं। अब यहां से जो ये कैपिटल एफ एक्स वाई है, ये कैपिटल एफ एक्स वाई अगर अलग अलग हो जाएगा, है ना, एफ एक्स जी वाई के फॉर्मेट में हो जाएगा, तो हम क्या यूज कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी में आपके पास क्या क्या पार्ट आता है, एक वेरिएबल सेपरेबल आता है ना। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं फिर से, यहां पे आप वेरिएबल सेपरेबल लिखोगे। और वेरिएबल सेपरेबल में ही हमारे पास एक और पार्ट था, एक तो नॉर्मल वेरिएबल सेपरेबल हो गया, है ना। दूसरा आप रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, है ना, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इसको भी ध्यान रखना है। इसी में थर्ड में क्या आ सकता है, इसी में थर्ड में आपके पास आ सकता है कि पोलर फॉर्मेट भी आपको यूज करना पड़ सकता है ना। तो ये सब वेरिएबल सेपरेबल का ही पार्ट है। अगर ये कैपिटल एफ एक्स वाई आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्मेट का हो, याद है ना, और
यहाँ पे पहला हो गया वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। दूसरा अगर ये होमोजीनियस हो, ठीक है, अगर वेरिएबल सेपरेबल काम नहीं करेगा तो होमोजीनियस पे आएंगे। तो होमोजीनियस में भी हमारे पास क्या होगा, दो केसेस होंगे। पहला एक नॉर्मल होमोजीनियस, ठीक है, दूसरा रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, ठीक है, आपको याद होगा। और थर्ड केस आप क्या कर सकते हो, थर्ड केस अगर एफ एक्स एक पर्टिकुलर टाइप का होता है ना, तो आप इसको रिड्यूसेबल में ही उसको हम काउंट करते हैं। रिड्यूसेबल में क्या क्या हो सकता है आपके पास, एक तो x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, याद होगा आपको, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और फाइनली हमें y इक्वल टू Vx सब्स्टिट्यूट करना ही है, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गया। इसी में अगर ये इन दोनों पार्ट से सॉल्व नहीं होता है तो हमें किसके बारे में सोचना है, लीनियर के बारे में सोचना है, ठीक है। और अगर आप लीनियर में आओगे तो लीनियर किस में हो सकता है, लीनियर या तो dy बाई डी एक्स में भी हो सकता है और dx बाई डी वाई में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप पहले दोनों फॉर्मेट में, पहले इस फॉर्मेट से स्टार्ट करो क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे आपको इसी फॉर्मेट में आने वाला है ना। तो इस वाले फॉर्मेट में देखो आप कि अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में अगर वो लीनियर बन रहा है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें पता ही है, उस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करो और चेक करो। अगर उस फॉर्मेट में नहीं होगा तो आप dx बाई डी वाई में करने का ट्राई करना है ना। तो dx बाई डी वाई में कैसे करेंगे, तो सिंपली dy बाई डी एक्स इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है आपका, है ना। तो अगर आपको dx बाई डी वाई में कन्वर्ट करना है तो पहले आप इसको इस फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। और यहां से dx बाई डी वाई कैसे निकालेंगे, सिंपली इसको रिवर्स कर दो, है ना। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको फिर जैसे सेपरेट करना है सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। इसी में हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो उसी को एक एग्जाम्पल से फिर स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने इसी टाइप का एक एग्जाम्पल लिया था। यहां पे हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन खोजने का ट्राई कर रहे हैं। देख लो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है, गिवन दैट x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 व्हेन t इक्वल टू 1, है ना। तो ये हमारा इक्वेशन dx बाई डी टी में फॉर्म होगा, है कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको dx बाई डी टी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आओ। देखो कि यहां से वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो dx बाई डी टी लिखोगे तो क्या आएगा, x प्लस एक्स टी स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस वाले पार्ट में अगर हमें सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो पहले हम वेरिएबल सेपरेबल चेक करेंगे, जो कि हमें दिख रहा है कि वेरिएबल ही सेपरेट नहीं हो पाएगा, टी और एक्स यहाँ पे मिक्स्ड है, ठीक है। दूसरा हम आ जाएंगे फिर होमोजीनियस पे, है ना। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो होमोजीनियस भी आपका क्या हो रहा होगा, काम नहीं कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखो पावर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। और होमोजीनियस में भी कौन सा होमोजीनियस हमें चेक करना होता है, जीरो ऑर्डर का, ठीक है। तो हम सिर्फ 0 डिग्री का ही होमोजीनियस इक्वेशन चेक करते हैं। थर्ड में आते हैं, थर्ड में हम किस में आ जाएंगे, लीनियर वाले पार्ट में, है ना। तो लीनियर में भी हम पहले कौन सा लीनियर चेक करेंगे, dx बाई डी टी चेक करेंगे, है ना। हम चल गया तो ठीक है। तो देखो dx बाई डी टी में इसको सेपरेट करने का ट्राई करो, तो dx बाई डी टी इक्वल टू, यहां से देखो x कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो ये x कॉमन आ गया तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और यहां से देखो आपको दिख रहा होगा कि ये लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसको अगर अलग अलग आप डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन गया, dx बाई डी टी इक्वल टू, यहां से एक टर्म कैंसिल हो गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में मैं लेके आ रहा हूं, माइनस एक्स बाई टी, और बाकी को राइट हैंड साइड में मैं रहने दे रहा हूं, माइनस एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा dx बाई डी टी में हमें लीनियर दिख गया। देखो ये dx बाई डी टी में क्या है, लीनियर है, और लीनियर है तो हम क्या निकालेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, e माइनस 1 बाई टी डी टी, ठीक है।
और ये कितना लिख पाओगे, e टू द पावर माइनस ln t और इक्वल टू 1/t, है ना। तो हमारा यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, 1/t है। और इसका जब हमें सॉल्यूशन लिखना होगा, ठीक है, तो मैं देखो सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, यहाँ पे एक t भी है, इंटू dt। बस हमें ये इंटीग्रेट करना। देखो ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x बाई टी इक्वल टू माइनस टाइम्स, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स t प्लस c। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में फाइनली रिड्यूस हो गया। ठीक ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे हमें dt बाई dx में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक ना, तो यहां से dt बाई dx के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। अगर इसमें लीनियर नहीं दिखाई पड़ता तो हम इसमें लीनियर चेक करते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट था जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा है। ठीक है, इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट भी है जिसको हम बोलते हैं सेम वही रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। फिर से वही चीज होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ेगा, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह आप ट्राई करोगे तो फिर वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझो। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो इसमें आपको बस एक टर्म देखना होता है। ठीक है, जैसे हमने बाकी वाले रिड्यूसिबल फॉर्म में किया था, यहां पे भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, किसी न किसी टर्म को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ताकि वो फिर दूसरे वेरिएबल में लीनियर बन जाए। ठीक है, जैसे इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूं, है ना। एग्जांपल देखो तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा। यहां पे देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे y साइन एक्स भी है। ठीक है, तो यहां पे आप अगर देखोगे तो वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस किसी भी टाइप का ये नहीं है। ठीक है, तो उस दोनों टाइप का नहीं है, तो किसी न किसी तरीके से ये लीनियर में ही सॉल्व होगा। तो या तो dy बाई डी एक्स में सॉल्व होगा या dx बाई dt में सॉल्व होगा, सॉरी दूसरे वेरिएबल में सॉल्व होगा dx बाई dy में, है ना। लेकिन आपको यहां पे ये ध्यान देना है कि देखो dy बाई dx के साथ तो क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए था कोफिशिएंट, लेकिन यहां पे y भी मल्टीप्लाइड है और sin x भी मल्टीप्लाइड है। और अगर dy बाई dx में ये बन रहा है तो ये y स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए था, है ना। तो यहां पे आपको दो तीन चीजें क्लियर हो रही होगी कि ये लीनियर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो लीनियर दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं। आप देखो अगर हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पे दिख रहा है कि dy बाई dx के साथ जो है y मल्टीप्लाइड है। ठीक ना, देखो आप ध्यान से, dy बाई dx के साथ y मल्टीप्लाइड है ना। तो y मल्टीप्लाइड है तो इसमें हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जा सकता है ना। तो यहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट में कर रहा हूं। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू टी अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना, तो अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो यहां से देखो y dy बाई dx की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, dt बाई dx लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे आप पुट करो dt बाई dx। तो देखो ये कंप्लीट टर्म को इसको इसके साथ कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूं, dt बाई dx बाई 2, है ना। तो ये sin x का टर्म तो पहले से था, sin x से हमें प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि हम उसको डिवाइड कर ही देंगे बाद में, है ना। तो यहां पे इसके साथ y मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए था। तो देखो मैंने इसको ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल टू राइट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस टी हो गया। ठीक है, अब देखो अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो ये क्या बन रहा है, डी टी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई 2, और इसको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, प्लस कॉस एक्स इंटू टी इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। देखो, है ना। अब यहां पे आपको dt बाई डी एक्स में, सॉरी यहां पे नीचे x होगा, dt बाई डी एक्स में आपको लीनियर दिख रहा है ना। साइन एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स प्लस ये कितना बन जाएगा, कॉट एक्स बाई 2 इंटू
कॉट एक्स बाई टू होगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ये, है ना। 2 कॉट एक्स इंटू टी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स, साइन का टर्म कैंसिल हो जाएगा, देखो, है ना। अब यहां से हमारा p की वैल्यू कितनी है, 2 कॉट एक्स, है ना, और q की वैल्यू कितनी है, 2 कॉस एक्स, ठीक है। और यहां से अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉट एक्स dx, ठीक है। और कॉट एक्स dx का आपको इंटीग्रेशन पता होगा, किस में चला जाएगा, ln sin x में, है ना। तो ये किस में चला जाएगा, e टू द पावर 2 ln sin x, और ये इससे क्या निकल के बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। और जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। बस हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। राइट हैंड साइड में cos sin x को t लोगे तो बाकी सारा टर्म इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं t लिख रहा हूं, ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसको t लिया, सॉरी इसको t लिया तो ये dt के साथ बन जाएगा 2, है ना। तो 2/3, देखो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, साइन क्यूब एक्स प्लस c फॉर्मेट में चला जाएगा। लेकिन हमारा t जो है इस आंसर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था एक्स वाई के टर्म में था, ठीक है। तो t को हम फिर क्या रिप्लेस कर देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2/3 साइन क्यूब एक्स प्लस c, ठीक है। अगर डिवाइड करना चाहो तो कुछ करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो कैसे रिड्यूस होके हम इसको इस वाले फॉर्मेट में सॉल्व कर पाए, है ना। तो बस हमें यही चीज ध्यान देना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे अगर पहला 2 मेथड काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस काम नहीं कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो थर्ड में ही जाएगा, ठीक है ना। और अगर थर्ड में जा रहा है वो, तो अगर आपको डायरेक्टली लीनियर दिख जाए तब तो अच्छी बात है, अगर डायरेक्टली लीनियर ना दिखे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसी टाइप से एडजस्टमेंट होके वो रिड्यूसेबल और रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रिड्यूसेबल का ही, है ना, रिड्यूसेबल का ही एक और फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं, रिड्यूसेबल का ही एक और फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं, रिड्यूसेबल का एक और फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो लिख लो बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। फिर से वही चीज है कि ये इस टाइप का इक्वेशन या इस टाइप का नेम वाला फंक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक ना। इस टाइप का नेम फंक्शन करके हमारे पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नेम इसलिए दिया गया क्योंकि उसने स्टार्ट किया था, और ये चीज आपको इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि जस्ट आप इसको अभी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बस नेम है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो इस पे वो क्वेश्चन जेई वगैरह में पूछ लेता है, इसलिए पूछ लेता है क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है, ठीक ना। और ये एक्चुअली में रिड्यूसेबल वाले पार्ट में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कैसे एडजस्ट होता है वो देखो। तो बर्नौली इक्वेशन आपको किस फॉर्मेट का दिखाई पड़ेगा पहले वो देख लेते हैं, है ना। तो बर्नौली इक्वेशन जो होता है आपका वो इस तरीके का दिखाई पड़ेगा आपको, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई टू द पावर n, है ना। और यहां पे n की वैल्यू हम 0 या 1 नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये बस एक कंडीशन ध्यान रखना कि n की वैल्यू 0 या 1 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर n की कोई भी वैल्यू होती है, ठीक है, तो यहां पे हमें बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये इस फॉर्मेट का होगा, ठीक है। और फिर से कंडीशन तो वही है, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, है ना, ये भी उसी फॉर्मेट का है पहली चीज।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा बर्नौली टाइप का, है ना, तो बर्नौली टाइप का अगर ऐसा होगा तो ये आपको y टू द पावर n का फॉर्मेट आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देगा। ठीक है, इतने वाले पार्ट में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम कहां पे था, इस वाले पार्ट में, इस तरफ हमारे पास सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, है ना, एक्चुअली में हुआ क्या कि जो हमने क्वेश्चन को देखा तो राइट हैंड साइड में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, है ना, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, y की पावर n आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं पहले, कि सबसे पहले आप क्या करो, आप इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, डिवाइड कर दो y टू द पावर n से, ये वाला जो टर्म है आपको, क्योंकि हमें इसे तो राइट हैंड साइड में तो हमें क्या रखना है, सिर्फ x का फंक्शन रखना है, x का फंक्शन मतलब सिर्फ q रखना है, तो ये वाला पार्ट तो एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में इस टाइप के बर्नौली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y टू द पावर n से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो y टू द पावर n से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस p बाई y टू द पावर n माइनस वन, दिख रहा है आपको, y टू द पावर n माइनस वन, और इक्वल टू q, क्लियर है ना, y टू द पावर n माइनस वन। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, यहां से देखो इस वाले पार्ट को मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला p को छोड़ के जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, p को छोड़ के जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है। इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सम अदर वेरिएबल, मान लो कुछ भी z सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, एक अदर वेरिएबल हमने z सब्स्टिट्यूट किया। अब ये सब्स्टिट्यूट करने से फायदा क्या होगा, ये हमने क्यों किया, देखो इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस n प्लस वन इक्वल टू जेड, है ना, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, देखो माइनस n प्लस वन तो बाहर आ जाएगा, और ये यहां पे माइनस वन करके ये आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, y टू द पावर माइनस n, है ना, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, और यहां पे देखो कितना अच्छा ये इक्वेशन आपका फॉर्म हो गया, जो आपको सब्स्टिट्यूट करना था, ये y टू द पावर n हो गया, और ये y टू द पावर माइनस n प्लस वन डी जेड बाई डी एक्स फॉर्मेट में आ गया। देखो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, किसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स में, और ये क्या हो जाएगा, माइनस n प्लस वन प्लस p इंटू इस वाले पार्ट को हमने z माना था, तो ये क्या हो गया, पी जेड इक्वल टू क्यू, और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको आप इजिली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना, तो डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी इंटू माइनस एन, है ना, वन माइनस पी कर लो, और इसको इस तरफ लिख लो, वन माइनस एन इंटू पी इंटू जेड इक्वल टू वन माइनस एन इंटू क्यू। ठीक है, और अब देखो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्मेट, है ना, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, और इसके आगे कैसे सॉल्व करना है वो हमें पता है। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन का क्या काम है ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा, है ना, बर्नौली इसको क्यों, बर्नौली साइंटिस्ट थे, है ना, तो उसके नाम पे ये चीज रखा गया, लेकिन बर्नौली का फॉर्मेट क्या होता है वो आपको समझ में आया, है ना, तो ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो जस्ट अभी हमने क्या किया है, जो जस्ट अभी हमने रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किया, ये बस उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है जो अलग फॉर्मेट में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है, जो y टू द पावर n का टर्म राइट हैंड साइड में होगा उससे आप डिवाइड कर दो, और फिर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। किसे सब्स्टिट्यूट करना है वो आपको दिख रहा है, p के साथ जो y का टर्म होगा उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर इजिली सॉल्व हो जाएगा, है ना, फिर से ये ओरिजिनल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं इसमें, तो आपको थोड़ा सा बेटर दिखे। ये सब क्वेश्चन आपको बुक में शायद नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में आपको ये नहीं दिखेगा, है ना, ये सब आप देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में ये सब एग्जांपल आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, लेकिन ठीक है ना, आप जब जेई वाला शीट लगाओगे तो वहां पे आपको ये इस टाइप का इक्वेशन दिखाई पड़ता है। जैसे मान लो ये एक इक्वेशन हमारे पास, y x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय
एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप अगर इस इक्वेशन को उस वाले इक्वेशन से कंपेयर करके देखोगे, है ना, इस वाले इक्वेशन को अगर आप उस वाले इक्वेशन से कंपेयर करके देखोगे तो आपको ये दिख जाए कि ये किस फॉर्मेट का है, बर्नौली इक्वेशन का है ना। ये किस फॉर्मेट का है, बर्नौली इक्वेशन का है। क्यों? क्योंकि देखो dy बाई dx का टर्म तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो देखो ये प्रॉपर जैसा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए था, ये एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट का है। dy है, इसके साथ यहाँ पे y है, इसका कोफिशिएंट सिर्फ x का है ना। तो ये पूरा एकदम नाइसली परफेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम इस वाले पार्ट में आ रही है, देखो यहाँ पे कि ये जो q वाला पार्ट है इसमें y नहीं होना चाहिए था, लेकिन y है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो y स्क्वायर वाला टर्म है उससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, dy बाई dx, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। और अब देखो आप कि इस वाले पार्ट को छोड़ के, है ना, और उसको छोड़ दो, सिर्फ y वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट को हमें क्या करना है, t सब्स्टिट्यूट करना है और z सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1 बाई वाई को हमने क्या ले लिया, z। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या होगा, 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू dz बाई dx, है ना। और देखो ये नाइसली हमारा फॉर्म सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा है, आप साइड में लिख लेना, ये क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। तो अब देखो यहां पे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, dz बाई dx माइनस zx इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। और देखो अब ये z में लीनियर बन चुका है, ठीक ना। और z में लीनियर बन चुका है, तब हमें क्या करना है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स dx, है ना। तो ये e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट क्या आ गया, चेक करो सही है क्या। सॉरी, ये x नीचे था, चेक कर लो एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये x नीचे था, है ना। तो इस वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट किया, कोई बात नहीं, और यहाँ पे ये x जो है बस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो z ऊपर था और ये x नीचे था, है ना। और यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर, है ना। अब आपका सॉल्व हो जाएगा इजिली, e टू द पावर ये क्या हो जाएगा, माइनस ln x और इक्वल टू 1 बाई एक्स, है ना। तो z में हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका अगर हमें सॉल्यूशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, ठीक है। देखो सिंपली हमने बस फॉर्मूला पुट किया और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा यहां पे, है ना। सही है या कुछ गलत हुआ है, देखो फिर से गलत हुआ है, यहां पे ये माइनस आएगा, ठीक है, यहां पे ये माइनस आएगा, ठीक है। और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इस तरफ में आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन करो, बस वो प्लस माइनस की गलती है। तो यहाँ पे आपका ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आएगा सिर्फ, ठीक है। तो x आ गया और देखो यहाँ पे इसको x से मल्टीप्लाई करो, तो z इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, है ना। और z इंटू एक्स इक्वल टू ln x प्लस सी, लेकिन हम z में आंसर नहीं करेंगे तो इसको क्या लिख पाएंगे हम, x बाई वाई इक्वल टू ln x प्लस सी, ठीक है। प्लस माइनस का देख लेना, अगर कहीं पे कुछ पार्ट मिसिंग है तो वो करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका बर्नौली इक्वेशन। इसमें भी आपको बुक्स जो आपके पास शीट है ना, प्रैक्टिस शीट जो आपको मिला उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में या बोर्ड के सिलेबस में ये सब कुछ हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है। उसके लिए आपको बस स्टार्टिंग के ही dx बाई dy या dy बाई dx तक ही आपको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इसी में एक और टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, मतलब कि वो वही चीज है कि फिर से वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना, तो जब आप बुक करोगे या टेक्स्ट बुक करोगे जो आपका शीट मिला है ना, तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बस मैं बता दे रहा हूं, बाकी कभी ऐसा दिखता है आपको तो समझ जाना। क्लोरेट्स इक्वेशन, ठीक है, तो क्लोरेट्स इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, देखो, तो क्लोरेट्स इक्वेशन आपका किस फॉर्मेट का होगा, ये देखो, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरेट्स इक्वेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन शीट में बस बहुत कम होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसा कुछ कि जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बेस्ड हो, है ना, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन हो जाता है कि जो सिर्फ इसी मेथड से सॉल्व होता है और बाकी के लिए आपको दूसरा मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आपको हमें यही मेथड ही अप्लाई करना है और कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचता है। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट का दिखाई पड़ता है, ये किस फॉर्मेट का दिखाई पड़ता है एक बार हम उसको देख लेते हैं, है ना। तो क्लोरेट्स इक्वेशन क्या होगा, द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस एफ ऑफ एम, है ना, वेयर m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वेयर m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसा अगर कुछ इक्वेशन आपको दिखाई देता है ना, ऐसा अगर आपको कुछ इक्वेशन दिखाई देता है तो आप ये समझ लेना कि ये क्लोरेट्स इक्वेशन टाइप का ही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट उसका होना चाहिए, है ना। तो ये पर्टिकुलर है, अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे कंप्लीटली डिफरेंट टाइप का है ना, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। अब इसको जब हमें सॉल्व करना हो, यहां जो ये m लिखा हुआ, ये m एक्चुअली में क्या है, डेरिवेटिव्स का टर्म है। ठीक है, यहां पे ये कोई फंक्शन होगा डेरिवेटिव का ही, यहां पे m क्या होगा, एक ये भी m की वैल्यू यहां पे देखो ये लिखा हुआ है dy बाई dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ये इस फॉर्मेट का हो। तो जब इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो आप खुद से। ठीक है, तो ये देखो क्या बन जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, यहां पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, m प्लस x इंटू डी एम बाई डी एक्स, है ना, प्लस f ऑफ m का डेरिवेटिव, है ना। हमने क्या किया, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। सॉरी, यहां पे चेन रूल फिर से अप्लाई होगा, डी एफ एम बाई डी एक्स इंटू डी एम बाई डी एक्स, है ना, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये m का फंक्शन है, ये होना चाहिए। अब देखो ये दो टर्म यहां से कैंसिल होगा क्या, ये चीज और ये चीज यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपको दिख रहा है, क्योंकि m की वैल्यू dy बाई डी एक्स के इक्वल ही है। ठीक है, तो यहां से देखो, और इस वाले पार्ट में देखो dm बाई डी एक्स हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो dm बाई डी एक्स को कॉमन अगर ले लोगे आप, तो x प्लस डी एफ एम बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, है ना, इक्वल टू 0। ये होना चाहिए हमारे पास, है ना। और अगर ये फॉर्मेट अगर हमारे पास आ चुका है तो यहां से दो केसेस बनता है, यहां से दो केसेस बनता है। कौन कौन सा दो केसेस बनता है, या तो डी एम बाई डी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, या फिर x प्लस डी ऑफ एफ एम बाई डी एम, सॉरी यहां पे क्या होगा, m होगा, है ना, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं m, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, है ना, डी एम इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। और पहले वाले इक्वेशन से अगर आप सॉल्व करोगे, पहले वाले इक्वेशन, यहां पे देखो हमारे पास कितने इक्वेशन फॉर्म हो गए, 3 इक्वेशन फॉर्म हो गए। कौन कौन सा, एक तो हमारे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, दूसरा हमने ये क्रिएट किया, और तीसरा हमने ये क्रिएट किया। ठीक है, यहां से आप देखो कि अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, यहां से आप 3 इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हुआ है। ठीक है,
तीनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो पहला वाला देखो, यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला सॉल्यूशन तो ये है, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 था और हमने उसको सॉल्व करके कहां पे ले आए, सेकंड वाले पे। ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू हम डायरेक्टली c पुट कर सकते हैं कि नहीं। देखो हमें इसमें एलिमिनेट किसको करना है, m को ही तो एलिमिनेट करना है, डेरिवेटिव का टर्म ही तो हमारे पास हटना चाहिए, है कि नहीं। और डेरिवेटिव का टर्म हटाने के लिए हमें सिंपली क्या पुट करना होगा, m की जगह पे c पुट करना होगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। देखो सिंपली यहां पे हमारे पास, यानी अगर आपको पहले ये पता होता कि ये क्लोरेट्स इक्वेशन है तो आप डायरेक्टली m के जगह पे क्या पुट कर पाते, c पुट कर पाते, है ना। m की जगह पे c पुट कर दोगे, वही आपका डायरेक्टली सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। और वो सॉल्यूशन कैसे निकला वो हमने प्रोसेस यहां पे आपको लिख के बताया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बनेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का ये जनरल सॉल्यूशन आपको इस फॉर्मेट का दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को भी हमें सॉल्व करना पड़ सकता है ना। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आप सॉल्व करोगे अगर, तो उसमें आप ध्यान से देखोगे कि इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 द सॉल्यूशन, लिख लो, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड डज नॉट कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अभी मैं आगे एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा तो वहां पे और बेटर तरीके से क्लियर होगा। तो 1 और 3 को सॉल्व करोगे तो कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, यहां से जो सॉल्यूशन निकलता है उस सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, ठीक ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे मिलता है आपको याद है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे मिलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है जनरल सॉल्यूशन से, है ना। व्हेन इनिशियल कंडीशन इज गिवन, व्हेन इनिशियल कंडीशन इज गिवन, ठीक है, इनिशियल कंडीशन अगर गिवन हो तो हम जनरल सॉल्यूशन में पुट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहां 1 और 3 को आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपको कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखेगा ही नहीं, है ना। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया, है ना। तो यहां से जो आपको सॉल्यूशन फॉर्म होता है ना, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, लिख लो, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लियर है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस होता है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें कहां मिलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको तब मिलेगा जब आपके पास इनिशियल कंडीशन दिया हो, और आपके पास अगर जनरल सॉल्यूशन है ना, तो जनरल सॉल्यूशन में व्हेन इनिशियल कंडीशन इज पुट, है ना, और इनिशियल कंडीशन या x और y की जो गिवन वैल्यू होती है वो अगर आप पुट करते हो तो वहां से हमें क्या मिलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है ना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक्चुअली में किस पे डिपेंडेंट होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक्चुअली में इनिशियल वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। ये किस पे डिपेंड होता है, डिपेंडेंट ऑन, और डिपेंड ऑन इनिशियल कंडीशन, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंडीशन पे। जबकि सिंगुलर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जो इनिशियल कंडीशन के जो एग्जिस्टेंस है उसको वो वायलेट कर देता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको तब मिलेगा जब इनिशियल कंडीशन हो, जबकि यहां पे जो आपको विदाउट कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाला यहां पे भी मिल रहा है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाला आपको यहां, विदाउट आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको यहां भी मिलेगा, है ना। इसमें भी हमारे पास नोन कांस्टेंट होते हैं, यहां पे भी आपके पास नोन कांस्टेंट होगा। लेकिन ये नोन कांस्टेंट और ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है ये विदाउट इनिशियल कंडीशन को यूज किए हुए मिला है ना। तो ये क्या होता है, डज नॉट डिपेंड
डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बोल के क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज की ये भी आपको आएगा नहीं, ये चीज जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां पे इसको और डिटेल में पढ़ोगे कि जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है पर्टिकुलरली, है ना। तो वहां पे आपको और बेटर तरीके से ये चीज क्लियर होगा। यहाँ पे आपको ये चीज नहीं पूछा जाएगा कि सिंगुलर सॉल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि सिंगुलर सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो इस टाइप का इक्वेशन दे सकता है ना, एटलीस्ट वो जनरल सॉल्यूशन तो पूछ ही सकता है कि नहीं। तो एक एग्जांपल करते हैं इसके बेसिस पे, और आपको ये चीज अब बेटर तरीके से थोड़ा सा क्लियर होगा, है ना। एग्जांपल करते हैं तो आपको ये थोड़ा सा और बेटर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, लिखो सॉल्व y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम माइनस एम क्यूब। ठीक है, ये देखो ये किस फॉर्मेट का है, ये क्लोरेट्स इक्वेशन टाइप का है कि नहीं। देखो m के साथ x का मल्टीप्लिकेशन है और ये पूरा m का फंक्शन है ना। तो अगर आपको ऐसा इक्वेशन सॉल्व किया हुआ दिया हुआ हो और यहां पे m साइड में आपको ये चीज डिफाइन करके देगा m इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, हमें बाय डिफॉल्ट एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको गिवन होगा। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करते हैं, याद होगा आपको। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू m प्लस एक्स डी एम बाई डी एक्स प्लस यहां से क्या आ जाएगा डी एम बाई डी एक्स माइनस यहां से क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर डी एम बाई डी एक्स। यहां देखो यहां तक क्लियर हो गया। यहां से आप कुछ टर्म को कैंसिल कर पाओगे, ये टर्म तो आपका बाय डिफॉल्ट कैंसिल ही होगा, आपको ये चीज समझ में आ रहा है। और dm बाई dx भी आपका हमेशा कॉमन ही आएगा, है कि नहीं। तो dm बाई dx देखो यहां से कॉमन आने पे क्या बच गया, x प्लस 1 माइनस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास यहां तक हम पहुंचे हैं। ठीक है, अब देखो यहां से फिर से हमारे पास दो केस बनेगा, जैसे हमने ऊपर में आपको बताया था। तो एक सॉल्यूशन तो आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो पहला वाला हम क्या लिखेंगे, dm बाई डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। और यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक कांस्टेंट आ जाएगी, है ना। और इस वाले इक्वेशन को, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करोगे तो आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें dy बाई डी एक्स ही तो हटाना था, है ना। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cx माइनस cx प्लस c माइनस c क्यूब। देखो इसमें dy बाई डी एक्स का कोई टर्म नहीं है और जो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो हमारा, तो ये हम इसको क्या बोल पाएंगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में आते हैं। इस वाले पार्ट में यहां से क्या होगा, x प्लस 1 माइनस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से देखो एक्चुअली में क्या आ रहा है आपके पास, 3m स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 और m स्क्वायर, और m की वैल्यू एक्चुअली में आपके पास कितनी आ रही है, x प्लस 1 बाई 3 होल टू द पावर 1 बाई 2। ठीक है, यही चीज मैं आपको बोल रहा था। ये इस इक्वेशन को अगर मैं 3 मान लेता हूं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया यहां तक, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 अगर हम फिर से dy बाई डी एक्स को एलिमिनेट करना चाहें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, है ना, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी माइनस एम क्यू, है ना। यहां से m की वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो पुट करोगे तो क्या होगा, x प्लस 1 बाई 3 होल टू द पावर 1 बाई 2 इंटू एक्स, है ना, ये x था, सॉरी m था, ये आ गया, प्लस x प्लस 1 बाई 3 होल टू द पावर 1 बाई 2 माइनस x प्लस 1 बाई 3 होल टू द पावर 3 बाई 2, है ना। इस वाले इक्वेशन में देखो dy बाई डी एक्स का टर्म तो हट गया, यानी ये इसका एक कोई ना कोई कर्व तो है ना, लेकिन हम इसको जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, है ना। ये आपको क्लियर हो रहा है, दिस इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन, है ना, दिस इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन। पॉइंट बना के लिख लो, दिस इज नॉट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। आपको समझ में आ रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों नहीं है,
इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कोई इनिशियल कंडीशन यूज ही नहीं किया। विदाउट इनिशियल कंडीशन ही हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर आपके पास पहले से आ जाए तो हम उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बोल के क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्लोड्स इक्वेशन है, बस इसको ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ इक्वेशन आता है तो हम इसको सॉल्व कर पाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसी में एक और पार्ट है जो छोटा सा पार्ट है, बाकी आप सब कुछ कर ही चुके हो। एक होता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो लास्ट वाला, ये क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। आपको इसका डेफिनेशन मैंने पहले आपको बताया होगा। ठीक है, दो कर्व ऑर्थोगोनल कब कहलाता है ना, टू कर्व्स आर, ये चीज मैंने डेफिनेशन आपको पहले लिखवाया था। टू कर्व्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल if slope of the tangents at the intersection point, याद होगा आपको, at the intersection point is, और एंगल लिख लो, स्लोप के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, एंगल के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसको स्लोप में कन्वर्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट इज 90 डिग्री। और अगर आपके पास दो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स, ठीक ना, और इस दोनों कर्व के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, डी एफ बाई डी एक्स, है ना। अगर इसको हम y1 और इसको हम y2 बोल रहे हैं तो d ऑफ y1 बाई डी एक्स इंटू डी ऑफ y2 बाई डी एक्स इक्वल टू -1 होना चाहिए, है ना। 90 डिग्री का मतलब आपको ये डेफिनेशन याद होगा। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हम किसको बोलते हैं कि आपके पास एक कर्व तो यहां पे गिवन है, हमें इस कर्व से हेल्प से ये दूसरा कर्व बनाना है ना। तो ये कर्व एक दूसरे का क्या कहलाता है ना, ये एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे का क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कराएगा, है कि नहीं। ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट पे। क्लियर है, तो डेफिनेशन पहले लिख लो, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन इसका ये है, एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी of a given system of curves is defined to be a curve which cuts every member of a given family of curve at right angle। ठीक है, तो यही चीज जो मैंने ऊपर लिखा, दो कर्व ऑर्थोगोनल है और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या है, बस ये दोनों में बस ये चीज है, ठीक ना। अब हमें एक्चुअली में इस टाइप के क्वेश्चन में वो करने के लिए क्या देता है कि वो आपसे पूछेगा कि अगर एक कर्व दिया हुआ है तो उस कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हमें गिवन इक्वेशन के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना होगा, और अगर वो गिवन इक्वेशन नहीं देगा तो वो क्या दे देता है, एक्चुअली में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देता है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व होगा उस कर्व का हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है।
है ना, और उस कर्व के ऑर्थोगोनल जो कर्व होगा हमें उस कर्व का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको एक फंक्शन दे दे, ठीक है, और इस कर्व के एक ये हमें गिवन कर्व है, इस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्थोगोनल कर्व होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक ना, समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है हमारा। तो या तो इस टाइप का इक्वेशन है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, लेट एफ ऑफ x, y, c इक्वल टू 0 बी दी इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, तो आपको एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया होगा। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया होगा। ठीक है, और यहां पे c क्या होगा हमारे लिए, यहां पे c क्या होगा हमारे लिए, c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। तो हमें एक जनरल कर्व चाहिए। ठीक है, c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जनरल कर्व चाहिए। तो पहला चीज कि हमें एक जनरल कर्व दिया होगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि एक डिफरेंशिएट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है ना। डिफरेंशिएट लिखो, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, eliminate arbitrary constant to get a differential equation, to get a differential equation। तो या तो आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया होगा या नहीं तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा। ठीक है, तो फैमिली ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है या कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग निकालना होगा। तो दोनों के केस में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो चाहिए ही। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में रिप्लेस dy बाई dx बाई माइनस टाइम्स dx बाई dy। ठीक है, इन दी एबव डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऊपर जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फॉर्म किया था उसमें हमें किसको क्या रिप्लेस करना है, समझ में आ रहा है, dy बाई dx को रिप्लेस करना है dx बाई dy में, है ना। और इस स्टेप के बाद हमें फोर्थ स्टेप क्या करना है, अब आपका जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली में चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, सॉल्व द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने का ये प्रोसेस है। अगर आपके पास कोई एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो उस जनरल इक्वेशन से, जनरल कर्व से आप क्या करो, पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx के जगह पे माइनस dx बाई dy पुट करो और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल लो। ठीक है, एक इक्वेशन करते हैं तो आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया मिलेगा और ये जो थ्योरी हमने लिखा है ना, इसका आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ दी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। ठीक है, तो एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ओरिजिन से पास होने वाले फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो डायरेक्टली आप क्या लिख पाओगे, y इक्वल टू mx, है ना। तो देखो हमने पहला इक्वेशन, पहला वाला स्टेप फॉर्म कर लिया। दूसरा वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करो। तो dy बाई dx इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, m, क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हम एक बार ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और यहां से आप क्या लिख पाओगे, y इक्वल टू dy बाई dx इंटू x। ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा
स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बाई एक्स। क्लियर है? लेकिन हमें इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है कि नहीं, इसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड, है ना, टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी रिप्लेस dy बाई डी एक्स टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमें dy बाई डी एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, तो इसके जगह पे हम माइनस डी एक्स बाई डी वाई पुट करते हैं, तो देखो माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वाई बाई एक्स, है ना। और अब क्या करना है हमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बन जाएगा। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल इजिली काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई। ठीक है, और यहां से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेट करो, इसको इस तरफ लेके चले जाओ, तो वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, आपको दिख रहा होगा ये, है ना। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 था, उसको मैं कांस्टेंट में ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस सी लिखना होगा, है ना। तो उसको मैं राइट हैंड साइड में जाके सबको कांस्टेंट में रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे देखो जो हमारे पास कर्व निकल के आया, ये कर्व कौन सा कर्व है, ये सर्कल का इक्वेशन है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल है ना। और आपको याद होगा कि फैमिली ऑफ सर्कल जो होता है, अगर आपके इस सेंटर इसका ओरिजिन पे है, तो यहां से आप जितने भी लाइन ड्रॉ करोगे, जहां जहां पे ये कट करेगा, किस पॉइंट पे कट करता है, 90 डिग्री पे कट करता है ना। तो देखो इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या आ गया, एक सर्कल का इक्वेशन आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम डिफरेंट कर्व का हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इजी वाला पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आपको करने के लिए बुक में मिलेगा, है ना, तो वो सब आप देख लेना एक बार। एक कुछ पॉइंट्स में और लिखवा देता हूं जो आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा ही था, यहां पे भी क्योंकि डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व है, तो ये सब चीजें आपको यूज हो सकता है। तो आपको एक बार ध्यान देना, ये चीज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, है ना, तो एक बार देख लो, याद होगा आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड, इस टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आपको शीट में मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं इसको यहां पे रिवाइज करा दे रहा हूं। लेंथ ऑफ टेंजेंट याद है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, है ना। आपको उस वाले पार्ट में करवाया था, ये सब का लेंथ लिखवाया था आपको, डेरिवेटिव के टर्म में लेंथ था, है ना। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, क्योंकि इस लेंथ के बेसिस पे वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व है। तो लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है, y रूट ओवर, है ना, थोड़ा सा दूसरे कलर से मैं लिख रहा हूं, ये लिख लो। लेंथ क्या हो जाएगा, y इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर बाई, ठीक है, ध्यान देना। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। m क्या है यहां पे हमारे पास, स्लोप है ना। m क्या है हमारे पास, स्लोप है। m इक्वल टू, यहां मैं लिख देता हूं dy बाई डी एक्स, क्योंकि मैं dy बाई डी एक्स बार बार नहीं लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो m की वैल्यू यहां पे इस वाले पार्ट के लिए dy बाई डी एक्स है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, y बाई m, है ना। मॉड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि लेंथ है। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा, m इंटू वाई, ठीक है। तो ये 4 टाइप के लेंथ थे, इस चारों टाइप के लेंथ को आप ध्यान रखना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये सब लेंथ यहां पे आपका यूज होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका सारा क्वेश्चन और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सारा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। बेसिक, जब इसके बाद जो कुछ आने वाला है वो सब सिर्फ क्या होगा, उसके बाद सिर्फ आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू आपको डाउट आ सकता है ना। शीट आपको एक प्रैक्टिस शीट मिल चुका है, उसमें आप सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना है अब, है ना, कंप्लीट एनसीईआरटी, ठीक है, एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस, है ना, यहां पे मिसलेनियस भी आप कंप्लीट कर सकते हो, आपका भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ ही आपको जो 2 शीट मिले हैं, प्रैक्टिस शीट, है ना, प्रैक्टिस शीट हमें कंप्लीट करना है, 2 प्रैक्टिस शीट, ठीक है। और इसके बाद जो आपको जेई वाला शीट मिला होगा, है ना, उस शीट के आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो आप मैक्स सारे क्वेश्चन कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। फिर भी अगर किसी में डाउट होता है तो हम उसको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे आके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो कल मैथ्स का क्लास नहीं होगा, कल से आपको बस प्रैक्टिस करना है, बस आप प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सकता है, कुछ डाउट होगा तो बताना, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय।